दोस्तों नमस्कार। आज हम आरक्षण के बारे में वह सब बताने जा रहे हैं जो आपने शायद ना पढ़ा हो। हम आपको वो सारे प्रूफ देते भी चलेंगे। ध्यान से देखें, सुनें। आरक्षण रूपी चाल कूटनीति भारत की स्वदेशी उपज नहीं है। जब अंग्रेज भारत में असंतोष फैलाने को आरक्षण रूपी बीज बो गए, तब हमारे देश के नेताओं ने छुआछूत व सामाजिक तिरस्कार का बहाना बनाकर अंग्रेजों से मिले उस प्रसाद को, देश के हितों को तिरस्कार करते हुए अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए हमारे नेताओं ने अनेक प्रकार की से आरक्षण की वकालत की, और वो आज भी कर रहे हैं, जो आपको देखने को मिलता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जैसे ये वकालत कर रहे हैं, क्या वास्तव में दलित और सवर्णों के बीच में कोई मतभेद था? इसके लिए चलो मुग़लों से पहले की समय की ओर लेकर चलते हैं। मुग़लों से पहले के समय की ओर इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि मुग़लों के आने से भारत मुग़लों का गुलाम हो गया था। उस समय ये भेदभाव वाली बात नहीं हो सकती थी। इससे पहले यदि हो सकती है तो उसके बारे में देखते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। आओ पहले मुग़लों से पहले की सोच पर प्रकाश डालते हैं। मुग़लों के बाद अंग्रेज आ गए, जहाँ शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। हमारे देश में 4 वर्ण थे जो हम बहुत प्रेम और हितों को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन यापन करते थे, खुश रहते थे। यदि आपसी बैरभाव होता तो आपने महाभारत में खूब सुना होगा व्यास जी का नाम, जिनका कितना सम्मान से हम नाम लेते हैं, जो दासी पुत्र थे। उन दासी पुत्र व्यास जी ने के मुख से जिन शब्दों का उच्चारण हुआ था, उन्हीं शब्दों से महाभारत की रचना की जाती है। जो उनके शब्दों से महाभारत की जो रचना की गई और महाभारत लिखा गया, वो हमारे देश का सबसे बड़ा 2 नंबर का पुराण था, और आज भी है। उन्होंने उस समय लिखा था, है तो आज भी। अब इसकी इतनी बड़ी मान्यता है तो बताइए फिर भेदभाव कहाँ था? भागवत गीता भी इसी महाभारत का अंश है। इसके अलावा वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण हमारी सनातन धर्म की विशेष धार्मिक पुस्तक है। संत रविदास जैसे महापुरुष की मान्यता इस देश में है। उनके अनेकों मंदिर बने हुए हैं। 2022 के चुनाव में हमारी पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के रविदास मंदिर में गए और चिमटा बजाकर खुशी का इजहार किया। बताइए, इससे बड़ी आपस में बैरभाव खत्म करने वाली या बैरभाव को जीरो दिखाने वाली प्रथा और कहाँ होगी, कैसे होगी? देश में मुग़लों का शासन 550 वर्ष तक रहा था लगभग। अंग्रेज़ों का शासन लगभग 200 वर्ष तक रहा था। देश में पहले मुग़लों का जब शासन रहा, बाद में अंग्रेज़ों ने गुलाम बना लिया, तो अनेकों प्रकार की प्रताड़नाएं इस हिंदू धर्म को सहनी पड़ी थी। तरह तरह से उनके लिए प्रताड़ित किया गया था। मुग़लों में तो हिंदुओं पर इतने प्रहार किए गए कि हिंदू होने के नाते जजिया कर भी लगा दिया था। मुस्लिम कार्ड खेला जाता था। मुसलमान बनाने के लिए अधिक से अधिक राजा राज किया करते थे। अपने धर्म का प्रसार फैलाना था, इस्लाम का प्रसार करना था। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि सवर्ण वर्सेस दलित, अर्थात दलितों और सवर्णों के बीच मतभेद वहाँ भी नहीं था। प्रश्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनसे लड़ते जो विदेशियों ने कब्जा कर रखा था कि हम आपस में हिंदू लड़ते हैं, ये भी नहीं कह सकते। जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था तो अंग्रेज़ों ने अनेकों योजनाएं ऐसी बनाई, लेकिन आरक्षण एक भी दिन लागू नहीं किया। आरक्षण ठीक से जानते थे अंग्रेज लोग, ठीक से जानते थे कि आरक्षण को लागू करना के मतलब समझते हैं आप? आरक्षण के लागू करने से कार्य क्षमता में कमी आती है, कार्य कुशलता घट जाती है। किसी भी देश में यदि आरक्षण
रूपी नीति चलाई जा रही है तो ये समझो कि वो उस देश की जीडीपी धीरे धीरे गिर जाएगी, क्योंकि उस अंग्रेज़ों का उद्देश्य था कि भारत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन कराया जाए और लूट कर ब्रिटेन ले जाया जाए। दूसरी तरफ वो ये भी जानते थे कि भारत को कंट्रोल करने को सवर्णों को विशेष महत्व दिया और लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन भी किया। क्यों? क्यों भारत को खूब लूटा, भारतीयों को कोड़े बंदूक की गोली से प्रताड़ित किया, खून बहाया, नरसंहार किया। अंग्रेज़ों ने क्या क्या नहीं किया, बहुत परेशान किया था। ऐसी स्थिति में और उनके जो न्याय था वो शेर बकरी जब एक घाट पानी पीने की प्रथा के हिसाब से उन्होंने उस सोच के हिसाब से, प्रथा तो नहीं कह सकते, शेर बकरी एक घाट पानी पिए, इसी सोच के हिसाब से शासन भी किया था। क्योंकि उन्हें हमारे हिंदुस्तानी किसी से भेदभाव प्रेम कुछ था ही नहीं। वो तो लुटेरे थे, देश को लूटने आए थे और लूट के ले गए। जिनको उन्होंने अच्छा ज्ञानवान बुद्धिमान समझा उनको आगे बढ़ाया, उनकी नज़रों में सवर्ण होशियार थे, बुद्धिमान थे, उनको आगे बढ़ाया। उन्होंने आरक्षण के प्रति मुड़कर भी नहीं देखा। अब प्रश्न ये उठता है, जब आपसी मतभेद नहीं था तो आरक्षण की बात कैसे उठी? ये किसकी सोच थी, किसकी उपज थी? चलो इस तरफ ले चलते हैं। 1947 की आज़ादी से पहले सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद नेताजी के प्रयास से भारत छोड़ने को जब अंग्रेज मजबूर हो गए तो छोड़ने से पहले ये सोचने लगे कि भारत को इतना कमज़ोर करो कि ये हमारी तरफ नज़र करके ना देख सके, क्योंकि ये देश शत्रु है, हमने इस पर बड़ा जुल्म ढाया है। इसलिए अंग्रेज़ों ने कुछ योजनाएं बनाई। पहले उन्होंने योजना बनाई कि हमारी भाषा संस्कृति वेशभूषा के बजाय, हमारी ये वेशभूषा मतलब भारतीय वेशभूषा, कि भारतीय वेशभूषा संस्कृति को छोड़कर ये अंग्रेजी, ये पाश्चात्य भाषा संस्कृति वेशभूषा को स्वीकार लें। इस पर उन्होंने पूरा जोर दिया ताकि हम भारतीय उनके फॉलोअर बनकर उन्हें अपना बॉस मानते रहें। जैसा आज देख रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले को बड़ा महत्व दिया जाता है और हिंदी बोलने वाले के बेचारे को ये कहा जाता है कि ये आदमी इतना होशियार नहीं है, वो अंग्रेजी को बोल लेता, वो ज़्यादा होशियार है। तो ये हमारी अंग्रेज़ों की गुलामी का ही तो एक प्रतीक है। हमारी भाषा उनसे कहीं अच्छी है, कहीं शुद्ध है, लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति का असर भारत पर, वो गुलामी की दृष्टि आज भी दिलों में बसी हुई है, जो कि हम अंग्रेजी भाषा को एक बड़ा मानते हैं और अपनी भाषा को अधिक महत्व नहीं देते, जो कि ऐसा नहीं है। दूसरा, उन्होंने सोचा कि भारत को कमज़ोर करना चाहते थे कि भारत लौट कर ना देखे। इसके लिए क्या किया? भारत का बंटवारा किया। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाकर भारत के दो भाग किए। उन्हें फिर भी चैन नहीं आया। अब उन्होंने कहा भारत को और कमज़ोर करो। तब उन्होंने B.R. अम्बेडकर ने भी ये प्रयास किया कि भारत का एक टुकड़ा और हो जाए जिसका नाम दलितिस्तान रखा जाए और हम उसके PM बने। B.R. अम्बेडकर से संपर्क साध कर अंग्रेज़ों ने B.R. अम्बेडकर को भड़काया और इसीलिए उनके मन में ये प्रश्न आया, वरना अम्बेडकर साहब ऐसे थे नहीं, ना उनकी ऐसी विचारधारा थी। वो तो बहुत स्कॉलर, विद्वान, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो भड़काया था उसका उन पर दुष्प्रभाव गिरा था। अब हुआ क्या, हम ये देखते हैं कि उन्होंने कैसे भड़काया, क्या किया। इस पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं। गांधी जी और B.R. अम्बेडकर दोनों ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विचार करने के लिए इंग्लैंड गई थी। इंग्लैंड जाकर वहाँ कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। किसने की? वहाँ के अंग्रेज़ों ने, जिसके तहत B.R. अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व करने की मांग उठाई थी कि हम दलितों का प्रतिनिधित्व करेंगे। उसके लिए उन्होंने घोषणा कर दी। क्यों? वो तो चाहते थे
उन्हीं की तो पॉलिसी थी। उसके नेतृत्व की संभावनाएं भी बढ़ गई थी। तो दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला। ये वह अधिकार था जिसके अंतर्गत पहले तो दलित प्रतिनिधि को केवल दलित वोट देगा, दूसरा दलित सवर्ण को भी चुनेगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि सवर्ण तो दलित का गुलाम रहेगा, क्योंकि वो उसके द्वारा चुना जाएगा। अगर उसको नहीं सुनेगा तो उसका हो सकता है कि चयन भी ना हो पाए, क्योंकि वोट ना मिले। लेकिन दलित के लिए सवर्ण नहीं चुनेगा, ठीक। लेकिन सवर्ण दलित की हर जीत में शामिल नहीं होगा। दलित सवर्ण को भी चुनेगा, लेकिन सवर्ण दलित की हार जीत में शामिल नहीं होगा। मतलब दलित सवर्ण को वोट नहीं दे पाएगा। तो दलित प्रतिनिधि केवल दलितों का ही भला करेगा। एक प्रकार से भारतीय संविधान से अलग क्षेत्र की बात की थी। इसके लिए 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की थी। सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की थी, जिसे बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। ये भी उन्हें पृष्ठभूमि में भी बताया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये घोषणा की गई थी। तो उसी के आधार पर यह बात है कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की थी, जिसमें दलित सहित 11 समुदायों को पृथक निर्वाचक मंडल क्षेत्र प्रदान किया गया। क्या? दलित सहित 11 समुदायों को, खाली दलित ही नहीं थे, उसमें 11 समुदायों को और भी जोड़ा था। ये भारत को कमज़ोर करने की एक नीति थी। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का गांधी जी ने विरोध किया कि ये पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होना चाहिए। ये घोषणा कब की गई थी? ये घोषणा की गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कब? 16 अगस्त 1932 को। किसकी? सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की गई थी, अर्थात कम्युनल अवार्ड की, कि इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाए। गांधी जी ने इसका विरोध किया था। गांधी जी ने जब विरोध किया तो जल्दी जल्दी कार्रवाई का पूरा कराकर अंग्रेज B.R. अम्बेडकर को नेता बनाना चाहते थे। B.R. अम्बेडकर को वो नेता इसलिए बनाना चाहते थे कि जल्दी जल्दी अगर ये कार्य पूरा हो जाएगा तो अंग्रेज़ों को अपना नीति और नियम पास कराने में सहायता मिल जाएगी और भारतीय उसमें टांग नहीं अड़ा सकती। गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को चिट्ठी लिखी। तभी ब्रिटिश पार्लियामेंट से पत्र आया कि ये निर्णय नहीं बदला जा सकता। तो गांधी जी को तभी ये विश्वास हो गया कि ये नीति अम्बेडकर की नहीं है, बल्कि इस नीति के पीछे अंग्रेज़ों की पॉलिसी है, ये अंग्रेज़ों का हाथ है। और इसीलिए ये ब्रिटानिका में ये लिखा गया था कि दिस एग्रीमेंट केज्ड गांधी टू अबैंडन द फास्ट had begun so in September 1932 in protest against the British scheme। कि इस ब्रिटिश स्कीम के विरोध में गांधी जी ने सोचा कि जल्दी से जल्दी इस पर काबू पा लो, वरना ये चीज़ हाथ से निकल जाएगी। गांधी जी उस नमक आंदोलन उस समय चल रहा था, तो सिविल डिसओबीडियंस के कारण वो कहाँ थे? वो यरवदा सेंट्रल जेल में थे, पूना की। जब उनकी चिट्ठी से समस्या नहीं निपटी तो गांधी जी ने आनन फानन में फटाफट जिसको काम को जल्दी करने के लिए कि ये इंग्लिश की पॉलिसी है और इंग्लिश हमारे देश को बांटना चाहते हैं, तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए कि अंग्रेज़ तो शत्रु देश है के प्रतिनिधि हैं, वो थोड़ी मान जाएंगे, हम अपने देश वाले व्यक्ति को मना लें। तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। 20 सितंबर 1932 को बैठे यरवदा सेंट्रल जेल पूना, क्योंकि यदि गांधी जी जल्दबाजी कर
अनशन पर नहीं बैठते तो अंग्रेज अपनी नीति में सफल हो जाते। अब जैसे ही वो अपने अनशन पर बैठ गए गांधी जी, अब राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय को चिंता हुई कि गांधी जी कहीं मर ना जाएं। तो राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी को मरने से बचाने के लिए अंबेडकर पर दबाव डाला। अंबेडकर को जैसे तैसे तैयार किया कि समझौता वापस ले लो, गांधी जी कहीं मृत्यु शैया के लिए न तैयार हो जाए। एक समझौता गांधी जी व BR अम्बेडकर के बीच जो हुआ था, उसी समझौता को पूना एक्ट बोला गया था। ये समझौता की शुरुआत 24 सितंबर 1932 को हुई थी। अब बात ये आती है कि पूना एक्ट था क्या। पूना एक्ट था कि पूना की यरवदा जेल में जो समझौता हुआ था उसी को तो पूना एक्ट के नाम से जाना गया। 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे समझौते पर सहमति बनी। गांधी व अंबेडकर के बीच में सहमति हुई थी। इस समझौते को पूना एक्ट पैक्ट या पूना समझौते के नाम से जाना गया। अब क्या होता है, BR अम्बेडकर के साथ तेज बहादुर सप्रू और मिस्टर जयंकर भी थे। तेज बहादुर सप्रू और मिस्टर जयंकर BR अम्बेडकर के हर समय साथ रहा करते थे। उनकी एक गुट के व्यक्ति थे। तेज बहादुर सप्रू वायसराय की लॉ कमेटी के सदस्य भी थे। अब हम इसको टाइम बार्ड देखते हैं कैसे। इस पैक्ट के लिए इस पैक्ट के अंतर्गत 24 सितंबर को सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अंग्रेज सरकार ने अनुमति प्रदान की थी 24 सितंबर को। 25 सितंबर को BR अम्बेडकर ने मिस्टर जयंकर व तेज बहादुर सप्रू के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। 26 सितंबर 26 को पूना की यरवदा सेंट्रल जेल में BR अम्बेडकर के साथी जयंकर और तेज बहादुर सप्रू जो उनके साथ थे, BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की शर्त से त्याग पत्र दिया। जब उन्होंने BR अम्बेडकर जी ने इसको त्याग दिया तो दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की डिमांड 71 थी। किसके आधार पर? ये थी BR अम्बेडकर के आधार पर कि 71 सीट्स दलित को दी जाए। गांधी जी इस बात से प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनकी बात को मान लिया। अम्बेडकर साहब ने, गांधी जी ने इन सीटों को 71 से बढ़ाकर 148 कर दी। क्या बोला कि 71 से बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गई। किसमें? विधानमंडलों में, मतलब स्टेट लेवल की जो विधानसभा है उनमें। और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटें 18% कर दी गई। ये आरक्षण केवल और केवल लोकसभा व विधानसभा को था, स्कूल सर्विस प्रमोशन में बिल्कुल नहीं था, जैसी कि आज भ्रांति बनी हुई है और नेता जिसका भ्रांति का आनंद ले रहे हैं। अब क्या हुआ कि इंडियन एक्सप्रेस ने भी में कटिंग आई। पेपर पढ़ा था, उसकी हमने कटिंग लगाई है, आप देख लें। इंडियन एक्सप्रेस की इस कटिंग को ध्यान में देखें, खूब ध्यान से देखें कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि BR अम्बेडकर के द्वारा जिस आरक्षण की मांग की गई थी वो BR अम्बेडकर ने इसमें कहा है कि ये आरक्षण केवल और केवल लोकसभा और विधानसभा में लागू होगा और 10 वर्ष के लिए ही लागू होगा। आगे जारी करने की कोई सहमति नहीं जताई। यदि विश्वास ना हो तो ये कटेंगे, इसे आप देख लें। ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, BR अम्बेडकर इस बात से दुखी थे जब उन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिए गांधी जी के कहने पर
कि 148 सीट की स्वीकृति भी हो गई थी। तो इस बात को दुखी थे कि हमारा SC ST का इतना कमज़ोर है जो उसे आज आरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। वो इस बात से बहुत दुखी थे। अर्थात उनके लिए कुछ ऐसी अपने मन में गिलानी सी आई कि ये वर्ग हमने SC ST को आरक्षण की बात कहकर सारी जनता के बीच में उसे कमज़ोर जाहिर कर दिया। ये उनको मन की गिलानी आई। वो आरक्षण के सपोर्टर नहीं थे, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए अपनी जीत दर्ज कराने व सफलता दर्शाने को इस आरक्षण को केवल 10 वर्ष की परमिशन दी थी। वे भारत में जाति और धर्म से हटकर भारत को की राजनीति करना चाहते थे। वे किसी जाति या वर्ग के सपोर्टर नहीं थे, जैसा कि हिंदू के इस अखबार में कि इस कटिंग में लिखा है। कटिंग को ठीक से देख लें, समझ लें। उनके लिए कुछ मन में ऐसी भी विचार आया, राष्ट्र के प्रति जब उदारता आई तो उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड को बोला था और कहा कि संविधान के प्रति जैसा हम, हिंदू अखबार की कटिंग में लिखा है कि वह अपनी बंटवारे की गलती को समझते हुए संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पद पर बने रहकर भी एक अच्छा संविधान हम नहीं बना सके, ये उनको कष्ट था। और उन्होंने अपना क्रोध प्रकट इन शब्दों के साथ किया कि पहला व्यक्ति होऊंगा जो संविधान को जलाऊंगा। ये संविधान ठीक नहीं है, मैंने मंदिर के देवताओं के लिए बनाया था, तब तक राक्षसों ने कब्जा कर लिया, मैं बहुत निराश हूँ। यदि बाबा साहब होते तो ये संविधान हटाकर भारत को भारतीयों के हिसाब से एक नया संविधान दे दिया होता। आगे उन्होंने क्या लिखा है, हमारे बाबा साहब ने बताया कि ये संविधान की एक समय सीमा होगी। क्या? ये कोटा नॉट फॉर एवर, ये कोटा हमेशा को नहीं होगा। सारी लड़ाई की जड़ ये बिंदु है। सभी भारतीयों को कान खोलकर हिंदू अखबार की इस कटिंग को ठीक से पढ़कर समझ लेना चाहिए जो सामने लिखी है। जो कटिंग आपके सामने लगी है, इसमें बाबा साहब ने साफ साफ कहा है कि SC ST को ये 10 वर्ष का रिजर्वेशन पर्याप्त है, इससे अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है। जब पार्लियामेंट में मिस्टर कश्यप भी कहने गए कि 10 वर्ष मात्र, तो इसे 40 वर्ष होना चाहिए, तब BR अम्बेडकर ने मिस्टर कश्यप से अधिक चर्चा करना पसंद भी नहीं किया था। फिर भी यही कहा कि मात्र 10 वर्ष रिजर्वेशन को बहुत हैं और चेतावनी दी, चेताया उन्होंने आगे आने वाले नेताओं के लिए कि आगे चलकर पार्लियामेंट को लॉ बनाकर रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने की पावर नहीं होनी चाहिए। वे रिजर्वेशन को किसी भी हालत में अनंत काल तक बढ़ाना नहीं चाहते थे, 10 वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए एकदम खिलाफ थे। वह इसी आरक्षण को SC ST की एक अपनी निंदनीय समझ रहे थे कि हमारा ये वर्ग इतना कमज़ोर है कैसे, और ये कमज़ोर हमेशा लोग इसे कमज़ोर समझेंगे कि ये आरक्षण के आधार पर पला है। तो सारे प्रमाण को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बाबा साहब BR अम्बेडकर एक अलग स्थान का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे। जैसा जिन्ना बन गए, मैं भी राजा की तरह ख्याति प्राप्त करूं। जब भारत की परिस्थितियों को देखते हुए नेताओं के दबाव में अपने पैर जब उन्हें पीछे हटाने पड़े, तभी उन्हें एहसास अपनी गलती का देश के प्रति हुआ और SC एक्ट के प्रति बाबा साहब को खराब नहीं कहना चाहिए। ये भी दर्द उनके मन में था कि कहीं ना कहीं ये भी दर्द उन्हें सता रहा था। तभी तो बाबा साहब ने 71 सीटों की मांग को बाबा साहब की 71 जो सीटों की मांग थी, गांधी जी ने इस बात पर खुशी होकर कि ये मेरे ग्रुप का आदमी, मेरे देश का आदमी है, मेरे देश का नेता है, विद्वान है, मेरे ग्रुप में वापस आ गया। गांधी जी ने इससे खुश होकर उनके लिए 71 से बढ़ाकर 148 सीटें विधानसभा में दी, 18% सीटें लोकसभा में स्वीकृत की। तभी बाबा साहब को रिजर्वेशन से पड़ने वाले दुष्प्रभाव का भारत में दर्शन होता है। फिर अब राष्ट्रीयता के प्रति जब उनका मन जागता है
उठता है तभी बाबा साहब को ये दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं और फिर अपने आप को कुछ भ्रमित सा देखते हैं, अपने आप को कुछ गलत रास्ते पर जाता हुआ देखते हैं। तभी तो डॉक्टर कश्यप को बार बार 40 वर्ष, जब कश्यप बार बार कहते हैं कि 40 वर्ष तक होना चाहिए, तो कश्यप के बार बार 40 वर्ष कहने के बावजूद मात्र 10 वर्ष अंतिम तारीख मानते हैं और संसद को कानून के द्वारा समय बढ़ाने का सख्त विरोध करते हैं, क्योंकि वह जानते थे आरक्षण से किसी का भला नहीं हो सकता। आरक्षण ज्ञान के विकास का अवरोधक है, राष्ट्र के लिए बीमारी है। आरक्षण प्रजा में असंतोष का कारण है। आरक्षण तो केवल राजनेताओं की डिवाइड एंड रूल की नीति का अनुसरण कराता है। आरक्षण भारत की प्रगति को धीमी करता है, विदेशी ताकतों को सहारा मिलने का खतरा बन सकता है। तो आरक्षण जैसे नासूर को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। भारत का विकास यदि आपको करना है, भारत के गरीबों, दलितों, पिछड़ों का विकास करना है, तो भारत के हर परिवार के बच्चे के लिए जो जिस लायक हो टेस्ट के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का बच्चा हो। बौद्धिक शक्ति, ज्ञान विज्ञान किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। जहाँ ज्ञान विज्ञान की आरक्षण को, जहाँ ज्ञान विज्ञान को आरक्षण का सहारा लेकर डिवाइड एंड रूल की नीति से ये तिरस्कार कर दिया जाता है कि ये रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, तो वह देश कभी ना कभी बेरोजगारी, असंतोष, क्रांति का शिकार हो सकता है। ये विचार करने की आवश्यकता है। हम सबको इस पर सोचना चाहिए। नमस्कार।